न्यूज नशा, आदत हर खबर की। सियासी गलियारों में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर दिया गया बयान काफी सुर्खियों में रहा था। सीएम केजरीवाल ने कहा था कि तीसरी बार सत्ता में आते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीएम योगी आदित्यनाथ से उनकी कुर्सी छीन लेंगे। इस मामले पर एक वरिष्ठ पत्रकार ने दावा करते हुए कहा था कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और सीएम योगी के बीच कोई अदावत नहीं है। लल्लन टॉप के एक कार्यक्रम में वरिष्ठ पत्रकार ने बताया था कि साल 2022 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ अदावत को नकार दिया था। अमित शाह ने कहा था कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लोग सिर्फ बातें करते हैं। उन्होंने बताया था कि मेरे और योगी आदित्यनाथ जी के बीच में ऐसी कोई चीज नहीं है। उन्होंने कहा कि हम लोग हर रोज बैठते हैं। अमित शाह ने कहा था कि आज भी हम आप लोगों से पहले मैं उनके साथ बैठा था और चुनाव को लेकर क्या रणनीति रहनी चाहिए इस पर विस्तार पूर्वक बातचीत की थी। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व का सबसे बड़ा चेहरा बनकर उभरे हैं। सीएम योगी की पहचान एक फायर ब्रांड नेता के रूप में होती है। इस कारण ही बीजेपी का कोर वोटर हिंदुत्व में विश्वास करता है, वो योगी आदित्यनाथ को अपना अगला नेता मानता है। साथ ही हिंदुत्व की जो बीजेपी में हार्डकोर लाइन है उस पर योगी आदित्यनाथ पूरी तरह से खरे उतरे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ की बात की जाए तो पूर्वांचल इलाके में उनका दबदबा किसी से छिपा नहीं है। पूर्वांचल में गोरखपीठ का कितना रसूख है इसे हर कोई जानता है। जब बीजेपी 2017 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में जीती तो रेस में सबसे आगे नाम था मनोज सिन्हा का, लेकिन आखिर में बीजेपी के आला कमान ने मुहर लगाई योगी आदित्यनाथ के नाम पर। कानून व्यवस्था, गोकशी पर नकेल, अवैध बूचड़खानों पर रोक और अपराधियों के घरों पर बुलडोजर चलाने जैसे फैसलों ने जनता के बीच उन्हें पॉपुलर बना दिया। कई बार सोशल मीडिया पर योगी फॉर पीएम जैसे हैशटैग भी ट्रेंड करते नजर आते हैं। साल 2022 के विधानसभा चुनाव में जब बीजेपी जीती तो पार्टी में योगी आदित्यनाथ का कद और बढ़ गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 10 जून को अमित शाह से मुलाकात की थी। दोनों नेताओं के बीच अमित शाह के आवास पर बैठक हुई थी। लोकसभा चुनावों के नतीजों के बाद दोनों नेताओं के बीच ये पहली बैठक थी। इस बार लोकसभा चुनाव में बीजेपी को यूपी में बड़ा झटका लगा है। ऐसे में इस बैठक को बड़ा अहम माना जा रहा था। देखिए, आज का दिन एक ऐतिहासिक दिन है। श्री ओम बिरला जी ने आपातकाल के 50 वर्ष पूर्ण होने पर आपातकाल के विरोध में एक निंदा प्रस्ताव पारित किया है। मैं उनके इस प्रयास के लिए माननीय श्री बिरला जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं। तत्कालीन कांग्रेस नेतृत्व की सरकार ने श्रीमती इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में उस संविधान का गला घोंटने का कार्य किया था जिस संविधान की शपथ लेकर के वह देश की प्रधानमंत्री बनी थी। कांग्रेस भले ही चेहरे बदले हों, लेकिन आज उसका चरित्र आज भी वही अधिनायकवादी है, तानाशाही पूर्ण है। देखिए, आज का दिन एक ऐतिहासिक दिन है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत की संसद में नवगठित संसद और नवनिर्वाचित लोकसभा के माननीय अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी ने आपातकाल के 50 वर्ष पूर्ण होने पर आपातकाल के विरोध में एक निंदा प्रस्ताव पारित किया है। मैं उनके इस प्रयास के लिए माननीय श्री बिरला जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं। उन्हें अंतःकरण से धन्यवाद देते हुए सभी नवनिर्वाचित माननीय संसद सदस्यों को अपनी हृदय से बधाई भी देता हूं और इस प्रस्ताव के लिए आभार भी व्यक्त करता हूं। हम सब जानते हैं कि 25 जून 1975 मध्य रात्रि में तत्कालीन कांग्रेस नेतृत्व की सरकार ने श्रीमती इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में
उस संविधान का गला घोंटने का कार्य किया था जिस संविधान की शपथ लेकर के वह देश की प्रधानमंत्री बनी थी। यह न केवल संविधान का गला घोंटने का उनकी प्रयास कुत्सित प्रयास थे, बल्कि एक प्रकार से लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास था। 50 वर्ष बीतने के उपरांत कांग्रेस के इस काले कारनामों को जनता तक पहुंचाना आवश्यक है। आज भारत की संसद ने वही कार्य किया है, क्योंकि कांग्रेस का वर्तमान नेतृत्व जिस तरीके से देश की जनता को गुमराह कर रहा था, संविधान के नाम पर, आरक्षण समाप्त करने के नाम पर, इसके लिए उनके काले कारनामों से देश की जनता को अवगत कराना अत्यंत आवश्यक है। और आज भारत की संसद ने वही ऐतिहासिक कार्य किया है। कांग्रेस भले ही चेहरे बदले हों, लेकिन आज उसका चरित्र आज भी वही अधिनायकवादी है, तानाशाही पूर्ण है। लोकतांत्रिक मूल्यों और संवैधानिक संस्थाओं पर आज भी उसका विश्वास नहीं है, और इसीलिए भारत की हर संवैधानिक संस्था को कटघरे में खड़ा करना, भारत के बाहर जाकर के भारत के लोकतंत्र पर, भारत की चुनाव की प्रक्रिया पर प्रश्न खड़ा करना, इनकी फितरत बन चुकी है। कौन नहीं जानता है कि कांग्रेस ने संविधान लागू होने से लेकर के 2014 तक 75 बार भारत के संविधान में संशोधन किए। कौन नहीं जानता है कि अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग करते हुए 90 बार कांग्रेस ने विभिन्न राज्यों की सरकारों को, लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकारों को बर्खास्त करने का काम किया था। कौन नहीं जानता है कि अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए कांग्रेस ने देश की अखंडता के साथ खिलवाड़ किया, और कांग्रेस के इन काले कारनामों की एक लंबी फेहरिस्त में आपातकाल भी आता है। आपातकाल की उस काली घटा को वर्तमान पीढ़ी को अवगत कराने के लिए आज देश की संसद ने एक ऐतिहासिक निर्णय लेकर के यह निंदा प्रस्ताव पारित किया है। ये सचमुच एक अभिनंदनीय प्रयास है, वर्तमान पीढ़ी को बताने का प्रयास है। मैं नवगठित संसद और नवनिर्वाचित लोकसभा के माननीय अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी का इस साहसिक कदम के लिए हृदय से अभिनंदन करता हूं। सभी नवनिर्वाचित माननीय संसद सदस्यों को हृदय से बधाई देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि वर्तमान पीढ़ी को हमारी देश की संसद इसी प्रकार से इतिहास के अलग अलग कालखंड में देश के साथ किन लोगों ने किस प्रकार का व्यवहार किया है, इससे अवगत कराने का कार्य अगर भारत की संसद करेगी तो भारत की वर्तमान पीढ़ी न केवल उनके प्रति कृतज्ञ होगी, बल्कि उनका मार्गदर्शन प्राप्त करते हुए एक नए भारत के निर्माण में अपना योगदान दे पाएगी। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको